पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए पर्यटन सर्किट क्षेत्र जो है, सर्किट मतलब होता है कि विविध क्षेत्रों को आपस में एक साथ जोड़ करके उनका चिन्हन करना और विशेष क्षेत्रों के लिए चुनाव करना। तो पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित जो पर्यटक सर्किट हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो ये होगा दोस्तों, ये वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत होगा, यानी वन्य जीव बिहार कौन कौन से हैं जो पर्यटक सर्किट के अंतर्गत बिहार सरकार ने चिन्हित किया है। तो सबसे पहले राजगीर क्षेत्र नालंदा वाला, कैमूर अभ्यारण्य कैमूर नकटी धाम जमुई में, घोड़ा कटोरा झील नालंदा में और तिलहारा झरना रोहतास। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको लेकर लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। इनको लेकर के क्या है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है कि इनका संबंध बिहार के किस क्षेत्र से बनेगा। तो ये यहाँ से कर लेंगे, सभी का सही हो जाएगा, सिंपल। तो चलिए ये 5 पॉइंट्स यहाँ से करना। इसके अलावा दोस्तों गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसको भी जोड़ा गया है, ये भागलपुर वाला है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण, इसको यहाँ से नोट कर लेना, पश्चिमी चंपारण। भीम बांध अभ्यारण्य दोस्तों ये मुंगेर वाला। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये गया वाला। कांवर झील बेगूसराय और ककोलत झरना ये नवादा वाला। ये यहाँ से क्या होंगे, ये सब बिहार सरकार के पर्यटन सर्किट में आ चुके हैं। ये सब क्या है, पर्यटन सर्किट में जुड़ चुके हैं भाई, ये ध्यान रखना। ये सब क्या है, पर्यटन सर्किट में सम्मिलित हो चुके हैं। ऐसी दशा में यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इनको लेकर के बिहार पर्यटन विभाग क्या होती है दोस्तों, अति सक्रिय होती है। ये यहाँ से ध्यान रखना है और ये सभी क्षेत्र इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो गंगेटिक डॉल्फिन भागलपुर में एकदम आप सभी को रटा हुआ है, अब गलत नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क कई बार आप पढ़ चुके, पश्चिमी चंपारण। भीम बांध मुंगेर, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया के अंदर, कांवर झील बेगूसराय और ककोलत झरना नवादा वाला। हो जाएगा सभी का। चलिए आगे बढ़िए। वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक जिसका योगदान है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो वायुमंडल दोस्तों 5 परतों में बटा है। पृथ्वी से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोगों को मिलता है क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल। और इसी में होती है मौसम संबंधित घटनाएं। क्या होती हैं, मौसम संबंधित घटनाएं इसी में घटती हैं। भारत में वनस्पति संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है, भारत में वन्य जीव संरक्षण दिया है। क्या दिया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण है भाई, हाँ वन्य जीव, ये यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाए, यानी वन संरक्षण अधिनियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको कब लाया गया था भाई, वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये लाया गया था 1980 में। कब लाया था, 1980 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनता है, तो ध्यान रखना है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। पिछले दिनों दोस्तों इसको जिम कॉर्बेट के नाम से नाम इसका चेंज कर दिया, अब इसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी बहुत ही चर्चित रहेगा। तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर देखा जाएगा दोस्तों तो ये हम लोग को कहाँ मिलेगा, ये हम लोग को मिलेगा रायगढ़। और रायगढ़ मतलब कि छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में होता है, ये प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना ये दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए होता है। बाघों के संरक्षण के लिए होता है, बाघों के संरक्षण के लिए, इनकी निगरानी करने के लिए किया जाता है, इनकी निगरानी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एम स्ट्रिप्स। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नोट करिए, सभी के लिए विशेष रहेगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और यूरेनियम में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक गैस, ये किसकी बात कर रहा है, प्राकृतिक गैस। यूरेनियम,
कौन सा इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव माना गया है। क्या है? ये रेडियो एक्टिव रहेगा। ये क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव के रूप में इसकी पहचान बनेगी। भाई ध्यान रखना है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण इसको कहते हैं भाई। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाएगा। ये यहाँ से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हम लोगों को मिलेगा लंदन में। कहाँ पर मिलेगा? लंदन में। किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर दोस्तों ये हिरण के समान ही होता है। ये क्या होता है? ध्यान रखना, ये हिरण के समान ही ये होता है। और इसकी उपस्थिति अगर देखा जाए तो ये खास करके ध्रुवी क्षेत्र में आर्कटिक में ये पाया जाता है। आर्कटिक में, और आर्कटिक में अगर देखा जाए दोस्तों तो जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश होता है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, वहीं पर ये पाया जाता है भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका रेंडियर। ये यहाँ से कर लेंगे, सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा भाई। हो जाएगा। आगे चलें, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पर आइए। प्रोटीन अणुओं की इकाई किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन अणुओं की इकाई, इसके अलावा दोस्तों कह रहा है एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? पादप हार्मोन्स और रेगिस्तानी ओक के नाम से जो फेमस है। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई जो होती है ये अमीनो एसिड से बनती है। किससे बनती है? अमीनो, ध्यान रखना है, ये अमीनो अम्ल से बनती है। अमीनो अम्ल से इसका निर्माण होता है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? तो ये हम लोगों को मिलेगा मुंबई में, मुंबई के निकट ये मिलेगा भाई। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक होता है, जो फलों को पकाने में मदद करता है, एथाइलीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इथाइलीन कहते हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना। रेगिस्तानी ओक के नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो ये पेड़ दोस्तों प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में ये पाया जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखना है, सभी के लिए विशेष है। हो जाएगा भाई। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में पाया जाएगा। ये यहाँ से करिएगा।